हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। सो आज जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो होंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इसको प्रियम्बल को प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। ठीक है, तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है? अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश या फिर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से? किस कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को बोरो किया गया है? एज आपको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है, बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीजें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बोरो की गई है फ्रॉम अदर कंट्रीज से। ओके, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था अमेरिका का, वहीं से लेके शुरुआत हुई थी बाकी कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो प्रियम्बल जो हमारा हिस्सा है, हमारा प्रीफेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल को प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। सो ये किसका सक्सेसर है? सो इससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपने पढ़ा था, जो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है, जो नेहरू ने लाया था, उसका सक्सेसर है हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और आगे क्वेश्चन करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर यहीं पे सारे बता दूंगी तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कौन से पर्सन ने कहा कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सी देखिए, ये है ना, ये जो एक तरीके से कोट करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी पूछे जाते हैं। अब प्रियम्बल जो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा है? एन ए पालखीवाला ने, पंडित नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? इनमें से किसने कहा है? ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये कहा है एन ए पालखीवाला ने। एन ए पालखीवाला ने प्रियम्बल को कहा है एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी सारी जो हैं कोट्स दिए गए हैं अबाउट द प्रियम्बल, सो वो भी हम करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी चीज ऐड नहीं की गई थी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1976 में एक अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42nd अमेंडमेंट को ही कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट जब हुई थी प्रियम्बल में, तब इनमें से कौन सी चीज जो थी वो ऐड नहीं की गई थी? सोशलिस्ट थी, सेकुलर थी, इंटीग्रिटी थी या फिर रिपब्लिक थी? देखिए 42nd अमेंडमेंट हुई थी जब 1976 में, इसमें ये तीनों चीजें थी, सोशलिस्ट थी, सेकुलर थी एंड इंटीग्रिटी थी, बट रिपब्लिक नहीं थी। रिपब्लिक जो थी वो नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। बाकी तीनों चीजें थी बट इसमें नहीं थी। तो यही चीजें जो नॉट जहां लिखा हो ना, यही चीजें हमें कंफ्यूज करती है, नॉट वाली चीजें हमें कंफ्यूज करती है। तो आपको ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस mentioned in the preamble? से देखिए यहाँ पे हमारे को जो है ना प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute इंडिया, ये सब, ये जो इसके नीचे पॉइंट्स है ना, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जस्टिस में प्रियम्बल जो है उसमें कितने टाइप ऑफ जस्टिस दिए गए? क्या 2 है, क्या 3 है, 4 है या 5 है? तो 3 टाइप के जस्टिस हैं, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। तो 3 टाइप ऑफ जस्टिस हुए कि नहीं हुए? तो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, ओके, लिबर्टी कितने टाइप्स की दी गई है? लिबर्टी कितने टाइप्स की दी गई है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। तो बताइए कितने टाइप की हो गई? क्या 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? मैंने तो 5 आपको बोल दी, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेस करना, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये है 5 टाइप ऑफ हमारी लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट करते हैं इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी पूछा है प्रियम्बल में। कितने टाइप्स ऑफ इक्वालिटी है? 2, 3, 4, 5, कितने टाइप ऑफ इक्वालिटी दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में?
तो दो टाइप ऑफ इक्वालिटी दी गई है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। दो टाइप ऑफ इक्वालिटी है सिर्फ भाई, ज्यादा नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 2 है, 2 को टिक लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट किया था, केम इनटू फोर्स नहीं लाया था, अडॉप्ट, यानी कि ऑप्शन ए 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट डे भी बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का संविधान को अडॉप्ट किया गया था। और अभी देखिए 2-3 दिन के बाद हमारी 26 जनवरी भी आ रही है। तो 26 जनवरी को क्या किया गया था? केम इनटू फोर्स। फोर्स का पूछे तो डी आएगा। कौन सा इनमें से इंग्रेडिएंट नहीं है हमारे प्रीएम्बल का? सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर डेट ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी देखिए 4 इंग्रेडिएंट है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसका। 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं हमारे प्रीएम्बल के? सोर्स है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से लाया गया है। सेकंड आ जाता है हमारा नेचर भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव कहां से लिया गया है हमारा, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है? इन्होंने जस्टिस दिया है, लिबर्टी दिया है, इक्वालिटी दिया है, फ्रेटर्निटी दिया है। नेचर क्या है? नेचर में सोशल है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। सोर्स है, सोर्स कहां से लिया गया है? सोर्स ड्राइव कहां के जाता है? अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास है। ठीक है, तो ए बी सी सही है। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, बाकी यहाँ पे सब सही है। ओके देखिए एक एक वर्ड से भी हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, तो आपको जो ये जो दिए गए हैं ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एक वर्ड से भी यहाँ पे एडॉप्शन नहीं था तो आपका बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया है, बाकी सब सही है। चलिए इंडियन सोशलिज्म जो है वो किस पे बेस्ड है? इंडिया का जो सोशलिज्म है वो किस पे बेस्ड है? मार्क्सिज्म पे, रशियन पे, चाइनीज पे, या गांधीयन पे? तो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है। इंडियन सोशलिज्म जो है वो गांधीयन सोशलिज्म, बट ऐसे बोला जाता है कि ये मिक्स ऑफ गांधीयन प्लस मार्क्स का, मार्क्सिज्म जो सोशलिज्म है ये इसका मिक्सचर है। ओके बट ज्यादा देखा जाए हमारा जो सोशलिज्म है वो क्लोज टू गांधीयन सोशलिज्म है। सी देखिए मार्क्स जो है, अगर जिसका हमारे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो उसके पर्सपेक्टिव से भी हमारा मार्क्सिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। 4 डिवाइसेस पे है, इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, इलेक्शन या रिकॉल? इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का? इसका है ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन किसका है? इलेक्शन किसका डिवाइस है? इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। इलेक्शन प्रोसेस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में होती है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होते हैं, रिकॉल होता है एंड प्लीबिसाइट होता है। तो ये 4 पॉइंट्स होते हैं, बट इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टर्म डेमोक्रेटिक प्रेम्बल में यूज की गई ब्रॉडर सेंस में। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या फिर सभी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सोशल डेमोक्रेसी में बात करता है। इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी में क्या बात करते हैं? इकोनॉमिकली सबको इक्वल रखना है। पॉलिटिकल राइट टू वोट, सबको इक्वल अधिकार है वोट देने का। तो डी चारों जो है ये सब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो हमारे प्रीएम्बल में कहां से ली गई है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहां से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इरिश रेवोल्यूशन या इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन? सी फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में है,
तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर पढ़ा होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से लेके 1799 तक हुआ था। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे भारत के प्रियम्बल में ली गई है। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? कौन सा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सिक्योर मैन एंड वुमेन राइट को? 38, 39, 325, 326। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। आर्टिकल 39 बताता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बट आर्टिकल 39 किससे रिलेट करता है? डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी से रिलेट करता है। क्या डीपीएसपी जो है वो बाइंडिंग है? नो, दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट जस्टिशिएबल बाय द कोर्ट। ओके, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे जस्टिशिएबल है। ओके, नेक्स्ट, किसने स्टेटमेंट दी थी प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेसी की? सो अगर बात करते हैं 325 की, चलिए यहाँ पे ये आर्टिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। 325 आर्टिकल किससे रिलेट करता है? 325 रिलेट करता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इन एलिजिबल, कोई भी पर्सन को इन एलिजिबल इलेक्टोरल्स में नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के ग्राउंड पे, ठीक है ना। सेकंड है 326, ये इलेक्शन ऑफ लोकसभा प्लस ये स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के बारे में बात करता है। ओके, 326 लोकसभा प्लस लोकसभा और स्टेट असेंबलीज जो है उनके इलेक्शन की बात करता है आर्टिकल 326। ओके, चलिए नेक्स्ट, हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक कौन कहता है? किसकी स्टेटमेंट है ये? के.एम. मुंशी की, सर अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर की, पंडित ठाकुरदास भार्गवा या अर्नेस्ट बॉकर? अर्नेस्ट बॉकर, इनमें से किसकी है? हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेसी। सी मैंने अभी बोला कि ये जो ओपिनियन है, ये जो इनके कोट्स हैं, ये कोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन किया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से केस में कहा गया था? क्या बेरूबरी केस में कहा था, केशव नंदा भारती केस में, मेनका गांधी या मिनेर्वा मिल केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा गया था सबसे पहले हमारे बेरूबरी केस ऑफ 1960। 1960 में सबसे पहले बोला गया था प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये बेरूबरी केस में कहा गया था। सी, अगर हमें इनको जो एक्सप्लेन करना पड़े ना इन केसेस को, इसके ऊपर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे केशव नंदा भारती केस है, शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इनको मैं एक्सप्लेन करूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब केसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बेरूबरी केसेस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। इट इज नॉट जस्टिशिएबल, हाँ जी ये नॉन जस्टिशिएबल है। इट प्रोविजन कैन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इसके जो प्रोविजंस हैं वो एनफोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ। अभी तो ऊपर पढ़ा कि नॉन जस्टिशिएबल है, तो प्रोविजन कैसे एनफोर्सिएबल होंगे? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, सो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने करे अपने प्रियम्बल के रिलेटेड। तो प्रियम्बल के रिलेटेड होपफुली आपको अच्छे से क्वेश्चंस जो है ये समझ आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं अपने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सी, ये जो हमारी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है ना, कहाँ चले गए, एक सेकेंड, हाँ जी ये वाला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जजमेंट जो दी गई है, जैसे केशव नंदा भारती केस है, मिनेर्वा मिल है, मेनका गांधी है, बेरूबरी केस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं बल्कि हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो ये केसेस पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेरूबरी का केसेस में क्या हुआ था, केशव नंदा भारती के केस में क्या हुआ था, मिनेर्वा मिल के केस में क्या हुआ था। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप लोग सारे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारे केसेस को डिस्कस करेंगे।
कि कौन से केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। सारे इंपॉर्टेंट केसेस है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। इट मेंशन पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 1 to 5 जो हैं इसके आर्टिकल इससे रिलेट करते हैं, आर डेडिकेटेड टू द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो क्या 1 to 5 आर्टिकल्स डील करते हैं? क्या ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 दोनों सही है, नन? सो इसका आंसर जो है ए है। अरे भाई 1 to 4 होते हैं, 5 to 11 फिर हमारे सिटीजन वाले सिटीजनशिप में आ जाते हैं, फिर 12 to 35 हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पार्ट 1 में तो मेंशन है 1 to 4 आर्टिकल्स है, बट आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। आर्टिकल 3 से हमारे भारत, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 3 से रिवोक हुआ था, जो हटा था। तो आपको आर्टिकल 3 याद रखना है। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि इससे जो है पार्लियामेंट जो है हमारे जो टेरिटरीज हैं उनको एक्सटेंड कर सकता है, उनके नाम चेंज कर सकता है, उनका एरिया को डिमिश कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो हमारी जो स्टेट्स हैं, पहले जो पार्ट ए बी सी डी में बनी हुई थी, फिर उसके बाद 14 स्टेट्स बनी जब हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया था। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आपको याद रखना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। ठीक है ना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था किसमें, 1956 में। ओके, जिसमें जो पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में जो स्टेट्स को डिवाइड किया था, फिर उसके बाद इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। फिर सिर्फ और सिर्फ क्या रखा था, 14 स्टेट्स होंगी और उसके बाद 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी। इस तरीके से स्टेट्स को डिवाइड किया था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, which is not mentioned in article 1 of the Indian Constitution. State union territories, territories that may be acquired anytime India as a federation of state. क्या ऐसा लिखा हुआ है कि इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट है? हाँ जी, नहीं, ये नहीं लिखा है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। स्टेट यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी है, और टेरिटरी जो इंडिया ने एक्वायर की है कभी भी, वो भी हमारे आर्टिकल 1 में आती है, बट इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिकल 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से हमने बताना है कौन सी सही है। आर्टिकल 2 रिलेट करता है फॉर्मेशन और चेंजेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 3 एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? आर्टिकल 4 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 2 and 3 एज ए सिंपल मेजोरिटी, इट डज नॉट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्या 1 and 2, 3 ओनली, 1 to 3, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, आर्टिकल 2 जो है एग्जिस्टिंग स्टेट को भी डील करता है। आर्टिकल 3 रिलेट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, जो भी हमारा जो इंडिया का पार्ट नहीं होगा वो भी मतलब इंडिया का पार्ट बन सकता है, ये हमारे आर्टिकल 2 ने कहा है। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जितने भी लॉज बनेंगे, जितने भी एडमिशन होगी न्यू स्टेट की, या एस्टैब्लिश होगा न्यू स्टेट का, अल्टरेशन होगा बाउंड्रीज का, वो सब है। यानी कि आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3 का मिक्सचर हो जाता है हमारा आर्टिकल 4। ठीक है ना, जितनी भी एडमिशन होगी न्यू स्टेट्स की वो सब आर्टिकल 3, उन जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट होगा या न्यू स्टेट आएंगी जो इंडिया का पार्ट नहीं होगा, वो सब आ जाता है हमारे आर्टिकल 4 में। इसमें कोई भी सिंपल मेजॉरिटी का जिक्र नहीं है, तो हमारा आर्टिकल जो 3 है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, मोस्ट वैलिड स्टेटमेंट्स बतानी है यूनियन ऑफ स्टेट की या फेडरेशन ऑफ स्टेट की।
India's federation not result of agreement among the state like American Federation. इंडिया का फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट ऑफ स्टेट है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन फेडरेशन है. द स्टेट हैव नो राइट टू सीड अपॉन फेडरेशन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिव एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ जी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी बहुत सही है. ओके इंडिया का फेडरेशन जो है वो अमेरिकन फेडरेशन जैसा नहीं है. स्टेट को इसीलिए सेड नहीं किया गया क्योंकि फेडरेशन बनाना, बल्कि इसीलिए अलग किया गया कन्वीनियंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ही उनको अलग किया गया है. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 1 कौन सी हमारा जो है यहाँ पे सही है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड एट इन टाइम. हाँ जी, टेरिटरीज यूनियन एंड स्टेट्स की, और कभी भी टेरिटरीज को एक्वायर किया वो इंडिया की टेरिटरीज बन जाएगी. तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बोथ. एडमिट टू द यूनियन टेरिटरी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2 या 3? देखिए हमारे ये 4 ही आर्टिकल हैं 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी में, बट इन 4 आर्टिकल्स में भी देखिए कितने सारे क्वेश्चंस निकले हैं. तो ये देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी. रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये जो है ये कौन से आर्टिकल में है? 1, 2, 3 या 4? सो ये है आर्टिकल 3 में. रीएडजस्टमेंट करना टेरिटरीज ऑफ इंडिया की, वो हमारे आर्टिकल 3 में है. पार्लियामेंट रीएडजस्ट कर सकती है स्टेट की टेरिटरीज को, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए उसको प्रेसिडेंट की, प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. आर्टिकल कौन से लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 विल नॉट कंसिडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज इट रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी फॉर डूइंग सो? कौन से लॉज 1 and 2 में बनाए जाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत चाहिए होगी फॉर will not be considered a constitutional amendment as it simple majority for doing so. सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है. आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है या 4? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 + 3 का मिक्सचर क्या निकलता है? आर्टिकल 4. तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. इसमें जब हमें अमेंडमेंट करना होगा तो जरूरी नहीं है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने, हम सिंपल मेजोरिटी से भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है ना? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. इंडियन टेरिटरी को सीज किया गया टू फॉरेन स्टेट ओनली, दो किस आर्टिकल से कर सकते हैं? आर्टिकल 368, 2, 3 या 4? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए. आर्टिकल 368 से हम कर सकते हैं फॉरेन स्टेट को इंडियन टेरिटरी में सीज. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ज्वाइन इन यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन? इनमें से कौन सी स्टेट है जो पुलिस एक्शन के द्वारा इंडिया में ज्वाइन हुई? तो वो थी हमारी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या सिक्किम. तो देखिए ये थी हमारी हैदराबाद. सी क्या हुआ था, जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ तो 3 ऐसी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, जो नहीं चाहती थी कि हमें जम्मू इंडिया का पार्ट बनना है, सॉरी इंडिया का पार्ट बना है. तो वो थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड प्लस हमारी एक हैदराबाद भी थी. तो ये नहीं चाहती थी कि हम इंडिया का पार्ट बने क्योंकि ये प्रिंस के द्वारा रूल की जाती थी. आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मैंने समझाया था उसमें बताया गया था कि प्रिंसली स्टेट्स ने जो 93 प्रिंसली स्टेट को सीट दी गई थी, उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनना नहीं अच्छा समझा क्योंकि वो सोचती थी कि हमारी पावर चली जाएगी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनेंगे. तो ये स्टेट्स भी यही सोचती थी. तो पुलिस एक्शन से हैदराबाद को ज्वाइन कराया गया इंडिया के पार्ट में. और आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर कैसे हुआ था? बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. ओके नेक्स्ट, कौन सी प्रिंसली स्टेट यूनियन ऑफ टेरिटरी में थ्रू रेफरेंडम पास हुआ तो जाके इंडिया का पार्ट बनी? देखिए पुलिस एक्शन हैदराबाद, रेफरेंडम फिर कौन होगा हमारा? रेफरेंडम है हमारा जूनागढ़. ठीक है ना? जूनागढ़ मैंने अभी आपको बताया 3 ही स्टेट थी, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर. ये 3 स्टेट्स थी जो कि इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती थी. तो रेफरेंडम से हुई हमारी जूनागढ़ इंडिया का पार्ट. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अभी बताया ऑप्शन डी, कश्मीर हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से पार्ट. आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की डेट क्या है. डेट बतानी है, डेट इंपॉर्टेंट होता है काफी. नेक्स्ट, कौन सा
अमेंडमेंट रिलेट करता है सिक्किम ज्वाइनिंग इन द यूनियन ऑफ इंडिया? सिक्किम जो है कब इंडिया का पार्ट बना, कौन सी अमेंडमेंट से? 35 अमेंडमेंट, 36, 37 या 38? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो डील करता है हमारा सिक्किम पार्ट बना यूनियन ऑफ इंडिया का। यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना सिक्किम कब? 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सो यहां होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म, जिसमें हमने प्रीएम्बल्स के क्वेश्चन किए, यूनियन टेरिटरीज के क्वेश्चन किए, इसके बाद बचते हैं हमारे सिटीजनशिप के, देन हम उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के भी करेंगे। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको कितना सारा अच्छा मटेरियल दे रहे हैं। उसके बाद आपको आमिर सर की क्लासेस भी हम रेगुलर लाएंगे। आप कुछ टाइम के बाद, थोड़े दिन वेट कीजिए, उसके बाद हम आपके लिए जो है हम आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लाने का सोच रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लाएंगे हम केएस लेवल के लिए। तो केएस के एक्सपीरियंस जितने भी हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड ऐसे ही लेक्चर आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आएंगे। एंड आपको इसका जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।